वो अब दूसरा विवाह तक नहीं करना चाहता तो वो भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसका मन कर रहा था कि वो अभी भागी भागी अभिमन्यु के पास जाए और उससे लिपटकर अपनी सारी व्यथा उसे कह सुनाए, पर किस मुंह से वो अपनी आप बीती राजकुमार अभिमन्यु के सामने बताए, किस मुंह से उसे ये कहे कि उसका पिता कितना नीच और घिनौना व्यक्ति है। ये विचार उसके मन में आते ही राजकुमारी के कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठकर बहते नेत्रों के साथ अपने भाग्य को कोसने लग जाती है। दिन बीतते गए। आखिरकार राजा धर्मपाल को राजकुमार के विवाह हेतु एक कन्या पसंद आ ही जाती है। राजकुमार अभिमन्यु को जब पता चला तो उसने बहुत मना किया, पर राजा धर्मपाल ने उसकी एक भी न सुनी और उसका विवाह पक्का कर दिया। जब ये खबर राजकुमारी तारा तक पहुंची तो उसके चेहरे पर बेबसी और क्रोध के मिश्रित भाव थे। राजकुमारी तारावती ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो राजकुमार अभिमन्यु का विवाह अन्य किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं होने देगी। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने जीते जी अपने पति का विवाह किसी दूसरी औरत के साथ ये वो कदापि नहीं देख सकती। ये उसके लिए कभी न खत्म होने वाले अंगारों के रास्ते पर चलने जैसा है। अगले दिन राजा ने चंदा को राज दरबार बुलाया और राजकुमार के विवाह से संबंधित सारा कार्य उसे सौंपते हुए कहने लगे, चंदा, जो भी काम तुम्हारी देख रेख में होता है वो एकदम सही तरीके से होता है। तो राजकुमार अभिमन्यु की शादी में जो भी छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, साजो सजावट की व्यवस्था और कपड़े वगैरह, उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा की बात सुन चंदा अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे लगा जैसे राजा उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे रहे हो। चंदा बेचारी चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाकर दरबार से चली जाती है। राजकुमार अभिमन्यु की शादी का मुहूर्त कुछ ही दिन बाद का निकला था। सब कुछ इतनी जल्दी करने की वजह थी राजा धर्मपाल का डर। उसे डर था कि शादी से नाखुश राजकुमार कोई